हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ नंबर 6 जैव प्रकरण का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज श्वसन, जिसको आप इंग्लिश में रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। श्वसन जो है कोई नया नाम नहीं है, आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जनरली क्या होता है, छोटे बच्चों को बस हम यही बता देते हैं कि श्वसन का मतलब है सांस लेना, मतलब कि हम रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग ही समझते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी कि श्वसन लेना और ब्रीदिंग, जिसको आप सांस लेना बोलते हो, वो दोनों एक ही चीज नहीं है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन एक बड़ा शब्द है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक भाग है। मीन्स अगर आप श्वसन की बात करो तो श्वसन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेना है, वो उसका पहला स्टेप है। तो अब प्रश्न आता है कि श्वसन होता क्या है। आपको पता है आप खाना क्यों खाते हो। अगर आप एक भी दिन खाना नहीं खाते तो आपको ऐसा लगता है आपके शरीर में ताकत नहीं है, आप किसी भी काम को अच्छे से कर नहीं पाते। सपोज आपने व्रत रखा है तो आपने नोटिस भी किया होगा कि जितना काम आप अपने डेली रूटीन में कर पा रहे हो उतना काम आप व्रत वाले दिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी मिलेगी तभी आप उस काम को कर पाओगे। अगर आप भोजन नहीं लोगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो ये भोजन से ऊर्जा देने का जो काम है, ये काम यहाँ पे श्वसन के द्वारा होता है। तो आप मोटे तौर पे ये कह सकते हो कि अगर आप श्वसन की बात कर रहे हो तो श्वसन शब्द जो है उसमें दो स्टेप यानी कि दो कदम आते हैं। पहला कदम उसमें आता है सांस लेना यानी कि ब्रीदिंग। सांस लेने का मतलब क्या है? सांस लेने का मतलब होता है ऑक्सीजन को हमें अपने शरीर के अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें अपने शरीर से बाहर निकालना है। ये तो आप सबको पता होगा कि जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना पड़ता है। तो ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसे हम बोलते हैं सांस लेना। लेकिन यहाँ तक श्वसन खत्म नहीं होता। अब ये ऑक्सीजन जो हमने ग्रहण करी है, ये ऑक्सीजन हमारे भोजन को पचाकर उससे ऊर्जा निकालने में मदद करेगी। तो जब उस भोजन से आपको ऊर्जा मिल जाएगी तो आप कहोगे कि जो श्वसन की क्रिया है वो कंप्लीट होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन क्या है तो आप कहोगे श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ली गई ऑक्सीजन की सहायता से हम भोजन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा बनाते हैं और अपने विभिन्न कार्य कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि श्वसन क्या है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि ये श्वसन कितने प्रकार की है। तो श्वसन बेटा दो प्रकार की होती है। एक होती है वायवीय श्वसन, जिसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हो, और एक होती है अवायवीय श्वसन, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर वायवीय शब्द जो है वो बना है वायु से। वायु का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो आप ये कह सकते हो कि वायवीय श्वसन को होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे प्लस का निशान देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन होनी जरूरी है। अवायवीय, अ का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, अभाव होना। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन का अभाव रहता है। तो पहला अंतर यही है। यहाँ पे मैं आपको ये प्रश्न अंतर के रूप में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जनरली पेपर में ये प्रश्न अंतर के रूप में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आप अंतर वाला प्रश्न करो तो आप उसको जनरली पॉइंट बनाकर करो तो ज़्यादा बेटर लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही बना सकते हो कि वायवीय श्वसन को होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अवायवीय श्वसन को होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी चीज, अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उपलब्ध है तो जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं ये उस भोजन का पूर्ण विखंडन करता है। पूर्ण विखंडन का मतलब है कि जो आपका भोजन है वो पूरी तरह से टूट जाएगा, छोटे छोटे भागों में बट जाएगा। लेकिन यहाँ पर भोजन का पूर्ण विखंडन
नहीं होता, यानी कि आप ये कह सकते हो कि भोजन का अपूर्ण विखंडन होता है। तीसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर भोजन का पूर्ण विखंडन हो रहा है तो आपके भोजन में मुख्य तौर पर ग्लूकोज मौजूद रहता है। तो जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरह से टूट जाता है तो ये CO2 जल और ऊर्जा बनाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें आपको जो अंत में पदार्थ मिलेंगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इसमें क्योंकि भोजन का पूर्ण विखंडन नहीं होता तो या तो हमारे को पदार्थ मिलता है इथानॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, इथानॉल जिसको हम शराब भी कहते हैं, या हमें मिलेगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। मतलब कि इसमें CO2 और जल ना बनकर कुछ और पदार्थ बनते हैं। उसके बाद चौथी चीज आती है कि क्योंकि इसमें भोजन का पूर्ण विखंडन हो रहा है तो इसमें जो ऊर्जा बनती है वो ज्यादा मात्रा में बनती है। तो आप ये कह सकते हो कि लगभग 36 ATP के करीब ऊर्जा इसमें बनती है और इसमें जो ऊर्जा बनती है वो कम होती है, लगभग 2 ATP। अब आप सोचोगे यहाँ पर ATP क्या है। तो अगर बच्चों आपको थोड़ा सा 9th क्लास का याद हो तो 9th में आपने कोशिका वाला पार्ट पढ़ा था, पार्ट नंबर 5 था जो आपका हमारे जीवन की मौलिक इकाई, उसमें आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हुआ जिसे हम अपनी कोशिका का बिजली घर बोलते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे शरीर को काम करने के लिए जितनी भी ऊर्जा चाहिए वो सारी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो हमारे शरीर में जो ये ऊर्जा है वो ATP के रूप में बनती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। जिस प्रकार आप बाजार में जाते हो, आप कोई सामान लेते हो, आप पैसे देते हो, पैसे वापस लेते हो, मतलब आपके पास जो मुद्रा है वो पैसे है, रुपया है। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी अगर कोई क्रिया होनी है तो उसके लिए जो ऊर्जा है वो ATP के रूप में दी जाती है। तो इसमें क्योंकि भोजन पूरी तरह से टूट रहा है तो ऊर्जा ज़्यादा निकलती है, तो लगभग 36 ATP बनते हैं। इसमें क्योंकि ऊर्जा कम निकलती है तो सिर्फ 2 ATP बनते हैं। तो ये मुख्य अंतर है। एक अंतर आप और कर सकते हो कि ये होता कहाँ पे है। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो आपका वायवीय श्वसन है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वहाँ पे उपयुक्त मात्रा में इसके पास ऊर्जा मौजूद रहती है। और ये क्रिया या तो ये होती है यीस्ट में, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है जैसे कवक है, यीस्ट का आपने नाम सुना होगा जिसको ब्रेड बनाने में प्रयोग करते हैं, या तो ये उसमें होती है, या फिर जो हमारी मांसपेशियां हैं, जैसे जब हम भारी काम करते हैं हमें सांस चढ़ जाता है उस टाइम ये क्रिया हमारी मांसपेशियों में भी हो सकती है। तो ये 5 अंतर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने बहुत ध्यान से। इसके बाद बच्चों एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है आपका, अगेन 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, जनरली बोर्ड में ये आ जाता है, वो है भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में, मैंने आपको बताया कोई भी भोजन खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज रहता है, पर क्या हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो उस ग्लूकोज को डायरेक्टली ले लेती हैं या उसे पहले किसी और रूप में बदलती हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 3 पथ बताए गए हैं, मतलब 3 तरीके से जो ग्लूकोज है वो टूट सकता है, उसका विखंडन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा कोशिका द्रव्य है, आपने 9th में पढ़ा होगा, कोशिका द्रव्य मतलब हमारी कोशिका में जो अंगों के आसपास एक जेली जैसा पदार्थ होता है, तो हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज है, जो हमारा मुख्य भोजन है, जैसे आप आप चावल खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, जो ज्यादातर अनाज है उनसे हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो जब ये कोशिका द्रव्य में जाता है तो ये पायरुवेट में टूट जाता है, मतलब ग्लूकोज ने अपने आप को पायरुवेट में बदल लिया। अब ये जो पायरुवेट है ये आगे 3 प्रकार के पदार्थ बना सकता है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि एक तो ये किस जगह पर जा रहा है और दूसरा इसे ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही। तो सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भरपूर मौजूद होती है, मतलब जितनी ऑक्सीजन इसको चाहिए उतनी ऑक्सीजन इसके पास अवेलेबल है। तो वहां पर इसका पूर्ण विखंडन होगा और ये CO2 यानी कि
कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाएगा। अगर ये यीस्ट में जाता है, यीस्ट जैसे मैंने आपको बताया कवक है जिसको शराब बनाने में, ब्रेड बनाने में यानी कि किण्वन की क्रिया में प्रयोग करते हैं। तो यीस्ट में जाने के बाद इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वहां पर ये पायरुवेट इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा बनाता है। और तीसरी चीज आती है मांसपेशियां। जैसे आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा भागते हो या बहुत ज्यादा फिजिकल काम करते हो, आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, जंपिंग करी, आप इधर उधर भागे, तो आपका सांस फूलने लगता है। और उस समय आपने देखा होगा कि आपको 1-2 दिन में अपने टांगों में, अपनी थाइस के पास या इधर उधर आपको दर्द होता है। आप कई बार अपनी मम्मी को भी कहते होगे कि यहाँ दबा दो, यहाँ दबा दो, मुझे पेन होता है। और अगर आप ना भी ध्यान दो तो 3-4 दिन में वो दर्द अपने आप कम हो जाता है। तो हम ऐसे कहते हैं कि हमें क्रैम्प्स हो गए। तो वो वास्तव में क्या है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल काम करते हो तो आपके शरीर को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उसे चाहिए, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। उस लैक्टिक अम्ल के जमा होने की वजह से हमें क्रैम्प्स लगते हैं, मतलब कहीं कहीं जगह पे दर्द होता है। और अगर आप मालिश करवा लो या 2-4 दिन रुक जाओ तो वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अपने आप घुलने लग जाता है, वो दर्द ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है पर कम है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 पथ हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने एज इट इज इसको लिखना, तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मानव श्वसन तंत्र की, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 6 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, हो सकता है कोई पर्टिकुलर पार्ट उसका फंक्शन पूछ लिया जाए, हो सकता है 2 या 3 नंबर का कुछ पूछ लिया जाए, तो आपको इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर चित्र देख सकते हो, यहाँ मैंने सारी चीज़ों की इंग्लिश और हिंदी में लिख दी हैं। और हो सकते हैं इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी भी जो आपने पहले पढ़ रखी हो, क्योंकि यही सेम लेसन आप 7th में भी करके आए हो। अब सबसे पहले बात आती है नासा द्वार की, जो आपकी ये चीज़ है, जो आपने देखा होगा आपकी नाक के पास हड्डी जैसा होता है, आप इसको महसूस भी कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं नासा द्वार, यानी कि नेजल पैसेज, जिसके द्वारा आप वायु को अंदर लेते हो या छोड़ते हो। तो ये जो नासा द्वार, ये नेजल पैसेज है, इसके नीचे 2 छेद होते हैं। आपको पता होगा आपकी नाक में 2 छेद होते हैं जिनके द्वारा वायु को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे मुख दुआ है, मुख दुआ का श्वसन में कोई काम नहीं है, बट ये दोनों लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसको चित्र में दिखाया है। नासा द्वार से जब आप यहाँ से वायु को खींचोगे तो ये वायु इधर से होती हुई हमारे, आपको पता होगा नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, उन बालों का भी काम होता है। जैसे आपने सांस लिया तो कई बार ऐसा होता है वायु के साथ कुछ छोटे छोटे धूल के कण, मिट्टी वगैरह भी आ जाते हैं, और अगर वो हमारे फेफड़ों में चली जाए तो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये जो छोटे छोटे बाल हैं ये उसको वहीं पर रोक लेते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे ग्रसनी पाई जाती है, फेरिंग्स, उससे होती हुई ये वायु कंठ तक होती हुई जाएगी श्वास नली में। कंठ जिसको आपको पता होगा हम वोकल कॉर्ड भी बोल देते हैं, जिसके कारण हमारी आवाज निकल पाती है। तो इसका सांस लेने में कोई काम नहीं है, बट ये हमारे बोलने में सहायता करती है। तो यहाँ से होती हुई जो वायु है वो श्वास नली में जाएगी, यानी कि ट्रैकिया में जाएगी। तो ट्रैकिया उसको एक मार्ग प्रदान करेगा कि वो फेफड़ों में जा सके। अब यहाँ पर आप देखोगे कि श्वास नली के ऊपर हमने गोल गोल से छल्ले बनाए हैं जिनको हम पस्थि वल्य बोलते हैं। इन छल्लों का क्या कार्य है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा सकता है। जैसे कई बार किसी स्थिति में हो सकता है हमारे शरीर में वायु ना आ पा रही हो, तो उस स्थिति में अगर ये छल्ले नहीं होंगे तो ये जो हमारी श्वास नली है बिल्कुल दब जाएगी, पिचक जाएगी। तो ताकि ऐसा ना हो, इसको पिचकने से, इसको दबने से रोकने के लिए इसके ऊपर उपस्थि वल्य पाए जाते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा, आपके घर में पाइप होते हैं जिसके द्वारा पानी देते हैं, अगर उसमें पानी ना हो तो वो पाइप बिल्कुल दब जाता है, पैर लगेगा या कहीं ना कहीं वो चीज़ दब सकती है। तो यहाँ भी उसको दबने से रोकने के लिए उस पर पस्थि वल्य पाए जाते हैं, मतलब ये इसके आकार को
वायु के बिना भी मेंटेन करके बना के रखते हैं। यहाँ जाके आप देखोगे कि जो ये श्वास नली है ये दो भागों में बढ़ती है, लेफ्ट एंड राइट। ये जो दो भाग है ये दोनों फेफड़ों में जाके खुल रहे हैं, जिनको हम फुफ्फुस या फेफड़े या लंग्स बोलते हैं। सो इन फेफड़ों के अंदर जाने के लिए जो श्वास नली है उसने अपने आप को दो भागों में बांट लिया। इन दोनों भाग को हम बोलते हैं श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई। फिर फेफड़ों के अंदर जाने के बाद ये श्वसनी जो है इसकी बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं, जिन्हें हम श्वसनिका या ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और हर एक ब्रोंकियोल के एंड में यानी कि श्वसनिका के एंड में आपको गुब्बारे जैसी संरचना दिखेगी, जिन्हें हम एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई भी बोल देते हैं, या कुपिका कोश या कुपिका भी कह देते हैं। ये कुपिका कोश क्या करती है, जो आपने वायु के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करी है ये उसको हमारे शरीर की हर कोशिका और हर तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पसलियां दिखनी होंगी। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो ब्रेस्ट बोन होती है, पसलियां जिसको पिंजर भी बोल देते हैं, वो क्या करती है, जो भी हमारे शरीर के कोमल अंग हैं जैसे दिल है, फेफड़े हैं, ये उनको सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ये हड्डियां हैं तो इनके अंदर वो सुरक्षित रहती है। तो हमने यहाँ एक साइड में पसलियां दिखाई हैं, एक साइड पे हमने पसलियां नहीं दिखाई। मतलब हमने एक तरफ हमने दिखाया कि फेफड़ा बाहर से कैसे दिखता है, बाहर से सिर्फ वो ऐसे होगा और उसके बाद पसलियां होंगी, और एक तरफ हमने उसके अंदर का चित्र दिखाया है कि उसके अंदर ये सारे भाग किस तरीके से दिखते हैं। तो यहाँ पर आप डायफ्राम देख सकते हो। ये डायफ्राम यहाँ पर मतलब जहाँ पे हमारा ये रिब केज यानी कि पसलियां खत्म होती है, वहां पर एक यू शेप की आकृति होती है। अब काम आता है कि ये होता क्या है, किस तरीके से हम सांस लेते हैं। आपने वायु को अंदर खींचा, जब आप वायु को अंदर खींचते हो मतलब आप श्वास ले रहे हो, तो उस समय आपने अपने अंदर ऑक्सीजन को भर लिया। तो जब आप ऑक्सीजन को भरते हो तो जो ये डायफ्राम है, जो अभी आपको थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिख रहा है, ये डायफ्राम बिल्कुल चपटा हो जाता है, मतलब बैठ जाता है, क्योंकि इस सारी जगह में हवा भर जाती है। और जब ये चपटा होगा तो जो पसली है ये ऊपर की ओर उठने लग जाएंगी, फूल जाएंगी, और फूलने की वजह से ऊपर हो जाएंगी और डायफ्राम चपटा हो जाएगा, यानी कि इस सारी जगह पे हवा भर जाएगी। और जब उसके अंदर इतनी ज्यादा हवा भर जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से अब जो हवा है इन कुपिका की सहायता से, मतलब यहाँ से होती हुई इन कुपिकाओं के द्वारा वो हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाएगी। और इसी तरीके से जब हम सांस को छोड़ते हैं तो सारी चीज उल्टी हो जाएगी। जो डायफ्राम चपटा हुआ था वो वापिस से मुड़ने लग जाएगा, जो पसलियां अभी फैल गई थी थोड़ी सी ऊपर जाने लगी थी वो वापस नीचे आने लग जाएगी, और जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। तो इसलिए जो CO2 है वो उल्टा जाने लग जाएगा, मतलब जो ऑक्सीजन है वो तो अंदर आई थी और जो CO2 है वो बाहर जाने लग जाएगी। तो जिस मार्ग के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आई थी, पहले नासा द्वार, फिर उसके बाद श्वास नली, फिर उसके बाद श्वसनी, फिर श्वसनिका, फिर फुफ्फुस, फिर कुपिका, वही मार्ग से CO2 वापस जाएगी। यानी कि सबसे पहले कुपिका से निकलेगी, कुपिका उसे श्वसनिका को देगी, श्वसनिका से वह श्वसनी में जाएगी, उससे वह श्वास नली में जाएगी, और फिर नासा द्वार से वो CO2 बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम सांस ले पाते हैं। तो ये मानव श्वसन तंत्र है। इसी तरीके से अलग अलग जीवों में अलग अलग श्वसन तंत्र मौजूद होते हैं।